नमस्कार। आज हम पैसे की दुनिया की थोड़ी थोड़ी गहरी परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि बैंक हमारे जमा पैसे से और पैसा बनाते हैं कैसे, और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक इस पूरे खेल को कंट्रोल कैसे करता है। सही। और एक बड़ा सवाल, क्या सरकारें सच में जितना चाहें उतना खर्च कर सकती हैं? ये तो आजकल बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं, कुछ अर्थशास्त्र की किताबें, विकिपीडिया, फाइनेंशियल वेबसाइट्स और ऑनलाइन जो आजकल बहसें चलती हैं वो भी। जी। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकों के एक बड़े ही दिलचस्प काम से, क्रेडिट क्रिएशन यानी साख निर्माण। हाँ, ये साख निर्माण, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि बैंक पैसा कैसे बना सकते हैं। सही कहा। देखिए, बैंकों का बेसिक काम तो सिंपल है जी। लोगों से जमा लेना। जी। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी वगैरह। हाँ, आजकल तो जनधन योजना से जीरो बैलेंस पर भी खाते खुल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जमा लिया और फिर जरूरतमंदों को लोन दिया। लेकिन असली जादू, जैसा आपने कहा, वो ये है कि बैंक इस जमा पैसे से कई ज्यादा लोन दे पाते हैं। हाँ, यहीं पर मेरा सवाल है, ये कैसे मुमकिन है? मतलब अगर मेरे 100 रुपए जमा है तो बैंक 100 रुपए से ज्यादा कैसे दे सकता है? अच्छा सवाल है। देखिए, बैंक सारा पैसा अपने पास रखते नहीं है। यहीं आरबीआई का रोल आता है। अच्छा। आरबीआई कहता है कि आपको जमा का एक तय हिस्सा, एक मिनिमम परसेंटेज हमारे पास रखना होगा कैश में। अच्छा। इसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर। सीआरआर, हाँ सुना है। मान लीजिए सीआरआर 20% है। तो अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए, हाँ, तो उसे 20 रुपए आरबीआई के नियम के हिसाब से अलग रखने होंगे। बचे कितने? 80 रुपए। हाँ, तो बैंक ये 80 रुपए उधार दे सकता है। ठीक है, 80 रुपए उधार दे दिए, लेकिन ये कई गुना कैसे हुआ? ये तो अभी भी 100 रुपए से कम है। यहीं पर वो कहावत आती है, लोन से जमा बनता है और जमा से लोन। अच्छा, कैसे? मैं सोचिए, बैंक ने जो 80 रुपए उधार दिए वो कहीं तो खर्च होंगे। हाँ बिल्कुल। अब मान लीजिए जिसने लोन लिया उसने किसी को पेमेंट की और वो पैसा घूम फिर कर वापस किसी न किसी बैंक में जमा हो गया। अब जिस बैंक में ये 80 रुपए जमा हुए, उसे भी तो 20% यानी 16 रुपए रखकर बाकी मतलब 64 रुपए उधार देने की इजाजत है। अरे वाह, हाँ, ये तो चेन रिएक्शन जैसा हो गया। बिल्कुल, ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर बार थोड़ा कम अमाउंट लोन होता है, लेकिन वो जुड़ता जाता है। तो वो जो 10,000 वाला उदाहरण हम सोच रहे थे 20% सीआरआर के साथ, उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये है कि 10,000 रुपए की शुरुआती जमा से सैद्धांतिक रूप से पूरा बैंकिंग सिस्टम मिलकर 50,000 तक की कुल जमा या साख बना सकता है। 50,000 मतलब 5 गुना? हाँ, इसे कहते हैं साख गुणक या क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है 1 CRR। इस केस में 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 5। कमाल है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये थ्योरी है। असल में ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे देश में बैंकिंग कितनी फैली है, लोग कितना कैश रखते हैं, कितना बैंक इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, और सबसे जरूरी आरबीआई की नीतियां। समझ गई। तो बैंक पैसा बढ़ाते हैं पर लगाम आरबीआई के हाथ में है। आरबीआई के और क्या मुख्य काम है? आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंकर। एक बड़ा काम तो है नोट छापना। हाँ, करेंसी। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, आरबीआई उन्हें सर्कुलेट करता है। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ, और नोट छापने के लिए आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है। कम से कम 200 करोड़ का सोना और विदेशी मुद्रा का भंडार रखना होता है। जिसमें सोना कितना? उसमें कम से कम 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। ठीक है। और ये पैसों की सप्लाई और लोन को कंट्रोल कैसे करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। इसके कई हथियार हैं। एक तो हमने देखा सीआरआर। हाँ। दूसरा है बैंक रेट, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। फिर है एसएलआर यानी सांविधिक तरलता अनुपात। एसएलआर क्या है? इसमें बैंकों को अपनी जमा का कुछ हिस्सा सरकारी सिक्योरिटीज या सोने जैसी तरल चीजों में रखना होता है। अच्छा। और है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब सरकारी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री करके सिस्टम से पैसा डालना या निकालना। विकासशील देशों में आरबीआई का एक और अहम रोल होता है महंगाई रोकना और ग्रोथ को सपोर्ट करना। यहाँ कई बार वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी करते हैं, मतलब किसी खास सेक्टर के लिए। हाँ, मान लीजिए रियल एस्टेट में बहुत तेजी है, बुलबुला बनने का डर है, तो आरबीआई उस सेक्टर को लोन देने के नियम कड़े कर सकता है। समझ गए। तो ये तो हुई बैंक और आरबीआई की बात। अब आते हैं सरकार पर।
सरकारी खर्च का क्या रोल है? यहाँ कीन्स का सिद्धांत आता है, जॉन मेनार्ड कीन्स। हाँ, कीन्सियन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च का गुणक प्रभाव होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अच्छा। मतलब सरकार अगर 100 रुपए खर्च करती है, मान लीजिए सड़क बनाने में, तो मजदूरों को पैसा मिलता है, वो उसे खर्च करते हैं, दुकानदार कमाता है, वो आगे खर्च करता है, तो वो 100 रुपए अर्थव्यवस्था में 100 रुपए से कहीं ज्यादा की एक्टिविटी पैदा कर सकता है। तो मतलब सरकारी खर्च अच्छा है अर्थव्यवस्था के लिए? कीन्स के हिसाब से। हाँ। खासकर जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो, ये मांग बढ़ा सकता है। लेकिन आजकल एक और थ्योरी की बहुत चर्चा है, MMT, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। हाँ, MMT, ये काफी कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है और विवादास्पद भी। ये कहता क्या है बेसिकली? MMT का मूल आइडिया ये है कि जो देश अपनी करेंसी खुद छापते हैं, जैसे भारत रुपया छापता है, अमेरिका डॉलर, हाँ, वो देश अपने खर्चों के लिए सैद्धांतिक रूप से टैक्स या उधार पर निर्भर नहीं है। वो तकनीकी रूप से कभी दिवालिया नहीं हो सकते अपनी ही करेंसी के कर्ज में। वो पैसा बना सकते हैं। क्या मतलब सरकार जितना चाहे उतना पैसा छापकर खर्च कर सकती है? फिर टैक्स क्यों लेते हैं? MMT वाले कहते हैं कि टैक्स का काम सरकारी खर्च को फंड करना नहीं, बल्कि इकोनॉमी को मैनेज करना है। अगर सरकार जरूरत से ज्यादा पैसा बना दे तो महंगाई बढ़ेगी। हाँ, ये तो सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल। तो MMT कहता है कि असली लिमिट महंगाई है या देश में उपलब्ध संसाधन। अगर महंगाई बढ़ने लगे तो सरकार को टैक्स बढ़ाकर या खर्च घटाकर सिस्टम से पैसा वापस खींचना चाहिए। तो मतलब अर्थव्यवस्था का स्टीयरिंग व्हील ब्याज दरों के बजाय टैक्स और खर्च से ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। मोटे तौर पर हाँ, MMT फिस्कल पॉलिसी को ज्यादा महत्व देता है मॉनेटरी पॉलिसी के मुकाबले। सुनने में तो काफी अलग है ये, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? यहीं पर असली बहस है, जैसा हमारे स्रोतों में भी है। आलोचक कहते हैं कि क्या कोई सरकार, कोई नेता महंगाई रोकने के लिए चुनाव से पहले टैक्स बढ़ाने जैसा कड़वा फैसला लेगा? हाँ, ये तो मुश्किल लगता है। और कुछ लोग इसकी तुलना वाइमर जर्मनी के हाइपर इन्फ्लेशन से करते हैं। हालांकि उसके कारण सिर्फ नोट छापना नहीं था, और भी वजहें थीं। सही। जो का मिलाकर कर्ज GDP का लगभग 88.5% तक पहुंच गया था 2020-21 में। बाप रे। और अभी कितना? अभी थोड़ा कम हुआ है, शायद 81% के आसपास, लेकिन हमारा FRBM एक्ट का लक्ष्य तो इसे 60% तक लाने का है। तो MMT वाले शायद कहेंगे कि अगर ये कर्ज रुपए में है तो चिंता की बात नहीं। हाँ, उनका तर्क यही होगा कि सरकार रुपया बना सकती है तो डिफॉल्ट का खतरा नहीं। लेकिन जो पारंपरिक अर्थशास्त्री हैं वो हाई डेप्ट के जोखिम गिनाते हैं, ब्याज का बोझ बढ़ना, भविष्य में संकट का डर, रेटिंग गिरना वगैरह। तो मतलब ये एक चालू बहस है। बिल्कुल। तो संक्षेप में हमने देखा कि बैंक कैसे क्रेडिट बनाते हैं, RBI कैसे उसे साधने की कोशिश करता है, सरकारी खर्च का असर क्या हो सकता है, और MMT कैसे इन सब पर एक बिल्कुल नया पर विवादित नजरिया पेश करता है, और साथ में भारत की बढ़ते कर्ज की हकीकत। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने जी। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है श्रोताओं के लिए सोचने को। क्या? कि भविष्य में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्या कमांड सेंट्रल बैंकों के हाथ में रहेगी जो ब्याज दरें घटा बढ़ाकर इकोनॉमी को मैनेज करेंगे, या फिर सरकारें जो भारी कर्ज और विकास की चुनौतियों से जूझ रही हैं वो MMT जैसे विचारों से प्रभावित होकर फिस्कल पॉलिसी का यानी अपने खर्च और टैक्स का ज्यादा आक्रामक इस्तेमाल करेंगी? जी। ये संतुलन किस तरफ झुकेगा ये देखना आने वाले समय में बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के और भी जो बुक्स के रिव्यू हैं मैं आगे वीडियो डालता रहूं, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय दीजिए। थैंक यू।